लर्न विथ मुनेंद्रा में आपका स्वागत है। अच्छा, ग्लोबलाइजेशन, ये शब्द सुनते ही क्या लगता है कि ये कोई आजकल की बात है, राइट? पर क्या ये सच है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि कैसे दुनिया के आपस में जुड़ने की ये कहानी सदियों पुरानी है। इसकी जड़ें इतिहास में बहुत बहुत गहरी हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत आखिर हुई कब? चलिए जरा इस सवाल की तह तक चलते हैं, क्योंकि इसका जवाब आपको सच में चौंका सकता है। देखिए, इसका जवाब हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा पुराना है। ये वो धागे हैं जो हमें ट्रेड, ट्रैवल और यहां तक कि हमारे खाने के जरिए एक दूसरे से जोड़ते हैं। ये वो कहानी है जिसने हमारी आज की दुनिया को जैसी वो है वैसा बनाया है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। हम चलेंगे आज के मॉडर्न जमाने से भी बहुत पहले, उस दौर में जब दुनिया के पहले ग्लोबल नेटवर्क्स बन रहे थे और सभ्यताओं को एक दूसरे के करीब ला रहे थे। और इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण है सिल्क रूट। देखिए, ये सिर्फ कोई एक सड़क नहीं थी, ये जमीनी और समुद्री रास्तों का एक बहुत बड़ा जाल था जो एशिया को यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका से जोड़ता था। और सोचिए, इन रास्तों पर सिर्फ सिल्क, मसाले या कीमती सामान ही नहीं चलते थे, बल्कि आइडियाज, कल्चर और बौद्ध धर्म जैसे विश्वास भी भारत से निकलकर पूरे ईस्ट एशिया में फैले। मतलब ये रास्ते उस प्राचीन दुनिया की, कह सकते हैं, नसें थीं, उसकी लाइफलाइन। अब कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है, जिसे हम जानते हैं द कोलंबियन एक्सचेंज के नाम से। 15वीं और 16वीं सदी में जब अमेरिका की खोज हुई, तो अमेरिका, वेस्ट अफ्रीका और पुरानी दुनिया के बीच चीजों का एक जबरदस्त लेन देन शुरू हुआ। इसमें पौधे थे, जानवर थे, कल्चर, लोग, टेक्नोलॉजी और हाँ, बीमारियां भी थी। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये पूरी दुनिया बदलने वाली कहानी है। एक तरफ अमेरिका से आलू, मक्का, टमाटर जैसी चीजें यूरोप और एशिया पहुंची, और पता है, इन चीजों ने यूरोप की आबादी को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन सिक्के का एक दूसरा बहुत ही भयानक पहलू भी था। यूरोप से आने वाले लोग अपने साथ स्मॉल पॉक्स यानी चेचक जैसी जानलेवा बीमारियां अमेरिका ले आए, जिसने वहां की लाखों की मूल आबादी को खत्म कर दिया। चलिए अब थोड़ा तेज आगे बढ़ते हैं और आते हैं 19वीं सदी में। ये वो दौर था जब टेक्नोलॉजी ने सचमुच दुनिया को छोटा कर दिया। सोचिए, स्टीमशिप्स यानी भाप से चलने वाले जहाज, फिर रेलवे लाइंस जो महाद्वीपों में फैल गईं, फिर टेलीग्राफ जिससे मैसेज पलक झपकते ही हजारों मील दूर पहुंच जाते थे, और फिर स्वेज कैनाल जिसने यूरोप और एशिया के बीच का समुद्री रास्ता ही छोटा कर दिया। सब कुछ तेज, आसान और सस्ता हो गया। और इस बदलाव का असर कितना बड़ा था, जरा इस एक नंबर पर गौर कीजिए। 25 गुना। 1815 से 1914 के बीच, यानी सिर्फ 100 सालों में दुनिया का ट्रेड 25 गुना बढ़ गया। ये एक ऐसा आर्थिक धमाका था जिसने ग्लोबल इकोनॉमी का नक्शा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इसी दौर में दुनिया में काम का एक नया बंटवारा भी हुआ। एक तरफ थे ब्रिटेन जैसे इंडस्ट्रियल देश जो मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंस के सेंटर बन गए, और दूसरी तरफ थे भारत जैसे देश जिन्हें सिर्फ कच्चा माल जैसे कॉटन या रबर सप्लाई करने वाला बना दिया गया। मतलब वो कच्चा माल देते थे और फिर उन्हीं से बना महंगा सामान खरीदने के लिए एक बाजार बनकर रह गए। अब इस नई ग्लोबल इकोनॉमी को चलाने के लिए चाहिए थे मजदूर, बहुत सारे मजदूर। और यहीं से शुरू हुई एक व्यवस्था जिसे कहते हैं इंडेंचर्ड लेबर यानी बंधुआ मजदूरी। इसमें होता ये था कि मजदूरों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था, लेकिन ये सिर्फ नाम का कॉन्ट्रैक्ट था। असल में ये एक तरह की नई गुलामी ही थी, जहां हालात बहुत ही भयानक और अमानवीय थे। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। जरा इस आंकड़े को देखिए, 15 लाख। अकेले भारत से 15 लाख से ज्यादा लोगों को बंधुआ मजदूर बनाकर कैरेबियन, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया के बागानों और खदानों में काम करने भेजा गया। ये इतिहास के सबसे बड़े और सबसे दर्दनाक माइग्रेशंस में से एक था। लेकिन 19वीं सदी में ये जो आपस में जुड़ी हुई दुनिया बनी थी, वो काफी नाजुक थी। और 20वीं सदी की शुरुआत में दो बड़े झटकों ने, यानी वर्ल्ड वॉर और महामंदी ने, इस ग्लोबल सिस्टम को तोड़कर रख दिया। पहले वर्ल्ड वॉर को टोटल वॉर कहा जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये सिर्फ सरहदों पर सिपाहियों की लड़ाई नहीं थी। इस लड़ाई में हर देश का पूरा समाज, पूरी की पूरी इकोनॉमी, सब कुछ झोंक दिया गया था।
ये पहली जंग थी जिसमें मशीन गन, टैंक और हवाई जहाज़ों का इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। और इस जंग की कीमत इंसानी जानों में चुकाई गई। करीब करीब 90 लाख सैनिक मारे गए और ये सच में एक वर्ल्ड वॉर था। आपको पता है, सिर्फ भारत से ही 13 लाख से ज्यादा सैनिकों ने ब्रिटिश एम्पायर के लिए ये जंग लड़ी थी। जंग खत्म हुई और 1919 में हुई वर्साई की संधि। लेकिन इस संधि ने शांति कायम करने की जगह अगले वर्ल्ड वॉर के बीज बो दिए। जर्मनी पर इतनी कठोर शर्तें थोप दी गईं, उसे इतना जलील किया गया कि वहां लोगों में गुस्सा और बदले की भावना भर गई। और इसी गुस्से का फायदा उठाकर आगे चलकर हिटलर सत्ता में आया। और फिर अभी जंग के घाव भरे भी नहीं थे कि सिर्फ 10 साल बाद दुनिया एक और बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई, द ग्रेट डिप्रेशन यानी महामंदी। ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। पहले फैक्ट्रियों और खेतों में जरूरत से ज्यादा माल बन गया। फिर 1929 में वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। अमेरिकी बैंकों ने दुनिया भर में दिए अपने कर्जे वापस मांगने शुरू कर दिए और देखते ही देखते ये संकट अमेरिका से निकलकर एक सुनामी की तरह पूरी दुनिया में फैल गया, जिससे करोड़ों लोग बेरोजगार और गरीब हो गए। तो दो वर्ल्ड वॉर और एक भयानक आर्थिक मंदी की तबाही झेलने के बाद दुनिया के लीडर्स एक साथ आए। उन्होंने सोचा कि अब एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो ज्यादा स्टेबल हो, ज्यादा टिकाऊ हो। और इसी सोच के साथ 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नाम की जगह पर एक बहुत ही जरूरी मीटिंग हुई। मकसद साफ था, जंग के बाद की दुनिया के लिए एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम तैयार करना जो दोबारा किसी महामंदी को आने ही न दे। इस मीटिंग से 2 जुड़वां संस्थाओं का जन्म हुआ। पहली थी IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका काम था दुनिया भर की करेंसीज के एक्सचेंज रेट में स्थिरता बनाए रखना। और दूसरी थी वर्ल्ड बैंक, जिसका काम था जंग में तबाह हुए देशों को फिर से खड़ा करने और गरीब देशों के विकास के लिए पैसा देना। इसी दौर में दुनिया का नक्शा एक और वजह से बदल रहा था। वो था डीकोलोनाइजेशन यानी साम्राज्यवाद का अंत। एशिया और अफ्रीका के एक के बाद एक देश आज़ाद हो रहे थे, लेकिन आज़ादी के साथ साथ उनके सामने गरीबी, भुखमरी और असमानता जैसी पहाड़ जैसी चुनौतियां भी खड़ी थीं। तो इतिहास के इस लंबे सफर के बाद चलिए अब वापस आज की दुनिया में आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे इतिहास की विरासत क्या है, हमें इससे क्या मिला है। जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम बनाया गया था, जिसमें डॉलर की कीमत सोने से जुड़ी थी, वो 1970 के दशक तक आते आते खत्म हो गया। उसकी जगह एक नया सिस्टम आया जिसे हम कहते हैं फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स। मतलब अब किसी भी करेंसी की कीमत मार्केट में उसकी डिमांड और सप्लाई तय करती है, ठीक वैसा ही जैसा आज हम देखते हैं। मशहूर लेखक विलियम फॉकनर ने एक बहुत गहरी बात कही थी, अतीत कभी मरता नहीं है। सच तो यह है कि वो कभी बीतता ही नहीं है। और ये बात कितनी सच है। हमने अभी जिन ऐतिहासिक घटनाओं की बात की, उनके असर आज भी हमारी दुनिया में हमारे चारों तरफ जिंदा हैं। तो आखिर में एक सवाल हमारे लिए है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। 19वीं सदी में जो ग्लोबल रिश्ते बने, जो असमानताएं पैदा हुई, वो आज हमारी जिंदगी को, हमारे देशों को और हमारी पूरी दुनिया को कैसे कंट्रोल कर रही हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। लर्न विद मुनिंद्रा को देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज सब्सक्राइब करें।